आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत जो है कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, सीरियल नंबर आपको नहीं देखना है, आपको जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है ना। तो बताइए फटाफट, देखिए हर क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और 5 सेकंड के अंदर ही आपको सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, कल की क्लास में हमने आपको बताया था। कब किया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए आपको बताना कि भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल हुए थे वो कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वारेन हेस्टिंग, लुईस माउंटबेटन या फिर एडवर्ड लॉ। तो बताइए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर आज का सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका 3 है, लेकिन ऐसे अगर बात करें क्वेश्चन की तो आपका सेकंड है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। लगभग सभी को पता होगा, बहुत अच्छा। अनुप्रिया, नंदिनी, वर्षा, स्नेहा, पूजा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्या होगा भाई? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्या आप लोगों को पता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, उनका नाम क्या था? सी राजागोपालचारी। ठीक है, कौन थे? सी राजागोपालचारी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजागोपालचारी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन जो है किसने किया था। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 है और आपको बताना कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन जो है किसने किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अच्छे से पहले ऑप्शन को रीड कीजिए, उसके बाद आप इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगर इसका राइट आंसर आपको पता नहीं होगा फिर भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। इससे होगा क्या, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में आपका अनुभव जब बढ़ेगा तो ऐसे क्वेश्चन में आप गलतियां कम करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। जो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षक का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कि आजादी के बाद भी कौन जो है भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। देखिए यह क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए थे, यानी कि जब भारत को आजादी मिली थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। आपको पता था कि अंतिम जो गवर्नर जनरल हुए थे भारत के वो कौन थे? सी राजागोपालचारी थे, ठीक है। कौन थे? सी राजागोपालचारी थे, अंतिम गवर्नर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आजादी के बाद भी भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वह कौन था। आजादी के बाद की बातें हो रही है, जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे कौन थे? बहुत अच्छा आपने किया, यानी कि लुईस माउंटबेटन। कौन था भाई? तो माउंटबेटन था। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड वेल्जेले को या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। एक नाम जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। यह नाम बहुत प्रसिद्ध है, आप इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन, उसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन, जिसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। जो अब मैं बात कर रहा हूँ 1905 में बंगाल विभाजन से, तो ये लॉर्ड कर्जन का नाम आता है, ठीक है। इसी के समय में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और दूसरा नाम आता है लॉर्ड का, जिनके समय में बंगाल विभाजन क्या हुआ था? रद्द हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो बात मैं कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक कौन है। तो आप लोग के ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था। तो उसको भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त क्या था? अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति किसने लगाई थी। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप यानी कि यह नीति किसने लगाई थी, ये आपको बताना है। या कौन से वायसराय थे जिन्होंने इस नीति को लगाया था। समझे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेगा, तो इसलिए हर क्वेश्चन का जवाब आप ईमानदारी पूर्वक देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स जो है किसने बताई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसको बोलते हैं हम लोग? बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स की नीति किसने लगाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। लॉर्ड कर्जन का तो आपको पता है भाई, या बंगाल विभाजन से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ जो ईस्वी सन है जो आपको याद करने होंगे हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था कौन था। देखिए जब भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान लागू होने वाला था, उससे पहले अगर भारत की गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको बताना है कि जब भारत का संविधान लागू होने वाला था, आपको तो ध्यान होगा कि कब लागू होने वाला था, 1950 को। तो कह रहा है कि आने से पहले भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ था वह कौन था, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। और यह बातें हो रही है 1948 की। 1948 से 50 तक अगर बात करें तो उस समय सी राजागोपालचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि चक्रवर्ती राजागोपालचारी, यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुए कौन थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई कि स्वतंत्र भारत के, यानी कि जब भारत को आजादी मिली तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लॉर्ड वेवेल।
और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इनकी जीवनी जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं कुछ लोगों की जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जीवनी में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम उनका नाम तो आपको पता होगा, उनके पिता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और वे कहाँ से आते हैं, इतना जरूर रखिएगा। जैसे महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगर माता पिता का इनका नाम याद हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। ये कहाँ से आते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आते हैं तो ये कहाँ से आते हैं, तो ये बिहार के छपरा के सारण से आते हैं, यानी कि जो जीरादेई गांव है वहाँ से आते हैं। इनका जन्म कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जो महापुरुष है, उनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जाता है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे भाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है घुमा फिरा के कि 1829 में बंगाल या भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो बात 1829 की हो रही है, तो पहले की बातें हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय कौन थे, 1829 की अगर बात करें तो उस समय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, बंगाल सती विनियम यानी 1829 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत को स्वतंत्रता संघर्ष से सिपाही विद्रोह हुआ था। देखिए कह रहा है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस समय भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता के समय, उसके मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। बताइए क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, आपको पता होगा ना सिपाही विद्रोह के बारे में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा जितने लोग देख पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि काम और कर की नाम हो जाए, कि काम और कर की नाम हो जाए, ये हकीकत भी आम हो जाए। कर खुद को इतना बुलंद कि हर मुश्किल आसान हो जाए। तो इसमें अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है ना, मजबूत आपको बस अपने माइंड को बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग कब थे, 1857 में। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था ना। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपका कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कि भारत के जो गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, यानी कि इनके बाद जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है इस चीज को समझिए। कह रहा है कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके जगह पे जो लुईस माउंटबेटन आया उसकी जगह किसने लिया था। अब क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है उसमें। अब इस चीज़ों को देखिए, एक चीज़ पता है ना, इनके बाद कौन थे, ये तो आज़ादी के समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब ये चले गए तो भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे, सी राजागोपालाचारी बने थे। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको याद रखना है। बस आगे बढ़ते हैं कि पहला जो हिंदी अखबार जो 30 मई 1826 को शुरू किया गया था, यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या है, देखिए आपको बताना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन समझिए कि 1826 में जो 30 मई को जो अखबार जो है लागू हुआ था, शुरू हुआ था, उसका नाम क्या था। बस उस अखबार का नाम बताना है। हाँ गोपालाचारी बता रहे हैं वर्षा। हाँ उस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर ऑप्शन क्या था, उसमें गोपालाचारी था, जो भी ऑप्शन था आपका। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर भाई कि पूछ रहा है कि जो 1829 में जो माफ कीजिएगा 1826 में जो पत्रकार शुरू किया गया था वह कौन सा था, वह उदंत मार्टन था। क्या था, उदंत मार्टन था। बंगाल गजट नहीं था, बंगाल गजट तो पहले 1708 की बात है ना, यह बात तो हो रही है 1826 की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या होगा इसका, उदंत मार्टन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। देखिए जब स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी तो उस समय मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक ने क्या किया था, एक अखबार शुरू किया था, एक नया अखबार शुरू किया था। उस अखबार का नाम क्या था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समय आपके पास कम है भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम अभी आपको जो क्लासेस दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दे रहे हैं, आगे भी आपकी क्लासेस हम मैराथन के रूप में लेके चलेंगे। और मुझे पता है कि कैसे आपकी सिलेबस को कवर करना है और कैसे आपको बेनिफिट कहाँ से होने वाला है। बस आपसे बस इतना अनुरोध है कि बस आप क्लासेस कंटिन्यू कीजिए और विश्वास करके कीजिए। ठीक है ना, जब तक आप मन अपना एक जगह नहीं बनाएंगे तो आप भटकते रह जाएंगे। चलिए तो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था, उस अखबार का नाम आपको बताना है जो लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केसरी। वह कौन सा था, तो केसरी था। ठीक है, इसके बारे में आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, इस पर विवाद चल रहा था केसरी पे। जो प्रचार करते हैं चाहे अजय देवगन हो चाहे आप देखेंगे अक्षय कुमार हो, तो इनका विरोध भी हुआ था केसरी पे। ठीक है, तो यह आया था आपका केसरी था। अब तो इसमें केसरी वाला आ गया है, इसमें पानगुला अथी में क्या कहते हैं उसको, गुटखा इस समय। ठीक है, चलिए तो केसरी हो गया, इसी के नाम पर केसरी जो है गुटखा ला दिया गया। अगला है कि किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज किसे कहते हैं भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 15 है, ये तो आपको पता है ना, युवा केसरी। चलिए कुलदीप सिंह को याद है, शायद आप इसका यूज करते हो, मे भी, मुझे नहीं पता है। चलो किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, करते हो ना आप लोग, पान मसाला में केसरी आ गया सर ना। चलिए मे भी हो सकता है। देखो किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज। चलिए कुलदीप समझ गया कि मजाक किया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया। देखिए जो समाचार पत्र था वह उसका नाम था यंग इंडिया, और जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी तो यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया ये आपको बताना है। यंग इंडिया, अब क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछता है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। अब देखो क्वेश्चन आपका कहता है कि यंग इंडिया जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है, एक क्वेश्चन आपका घुमा के पूछता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्वेश्चन है, भारत खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है कितने पाकिस्तान किसने लिखा है, तो कमलेश्वर ने लिखा है। कुछ बुक्स भी होते हैं, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम मैं बता रहा हूँ महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
ठीक है, क्या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, और विंग्स ऑफ द फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ द फायर यह एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, यंग इंडिया की बात हो रही है, तो यंग इंडिया को किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है यंग इंडिया को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर हिंद से किसने सम्मानित किया था। देखिए आप क्वेश्चन घुमा फिरा के कह रहा है, आप समझो ये क्वेश्चन को कि महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी, बस इतना ही बताओ आप, ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन पे आपको पहुंचने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दिया था। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नहीं है ना, चलिए पूरा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी होगा या सी होगा, तो ऑप्शन इसका सी होगा, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने, किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जानते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे गुरुदेव कहते हैं। भाई गुरुदेव किसे कहते हैं ये तो पता होगा आपको। चलिए जो लोग जा रहे हैं भाई जाइए, जाने वालों को किसने रोका है, ठीक है, जाने वालों को किसी ने भी नहीं रोका। कुछ लोग हैं इसमें जो आओ सनम जाओ सनम वाला खेल खेलते हैं, तो उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, स्वीटी सिन्हा बोल रहे हैं कि पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है, तो स्वीटी सिन्हा एक बार पिक्चर क्वालिटी को सही कर लीजिए, 360 पे कम से कम कर लीजिए, इससे फायदा आपको ही होगा। तो वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जानते हैं उनका नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। क्या भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और बाद में जो जन गण मन है, जो राष्ट्रगान है, उसको किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ध्यान रखिएगा ना। और इनको नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है। चलिए मैं जानना चाहूंगा आप लोग से कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उस पुस्तक का नाम आप लोग बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था और किस पुस्तक के लिए दिया गया था, आप लोग से मैं जानना चाहूंगा। और सबसे फास्ट मैं आंसर जो देख पा रहा हूँ वो कुलदीप सिंह का है, जो गीतांजलि के लिए आ चुका है। उसके बाद गुलनाज परवीन का भी क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो गीतांजलि के लिए 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था, 1913 में। कुछ डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने भेजा में उसको डाल लीजिए। ठीक है, हम आपको जो इंपॉर्टेंट डेट बता रहे हैं उसको आप अपने भेजा में डाल दो, 2 मिनट ध्यान से। 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद आप आइएगा 1905, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा बात किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद आता है 1906 में, तो 1905-6 में बंग भंग आंदोलन हुआ था, कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, 1909 में बंगाल विभाजन को 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द किया गया था। ठीक है, फिर 1911 में ही क्या किया गया था, जो भारत की राजधानी कोलकाता थी उसको भारत तक कहाँ शिफ्ट किया गया था, दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1909 में क्या हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। क्या हुआ था, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। अब 13 अप्रैल जो एक आया था, इसमें कानून आया था, रॉलेट एक्ट भी आया था 1919 को। 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था जिसको काला कानून कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं, जो रॉलेट एक्ट आया था। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, उसके अलावा अगर बात करें तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। क्या हुआ था, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो 1920 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था। चौड़ा चौड़ी जो हत्याकांड हुआ था वो गोरखपुर में, यूपी में। ठीक है, उसके आंदोलनकर्ता की बात करें, नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन करते, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन इसे 1922 में क्या किया गया, स्थगित करना पड़ा। 1922 में इसे स्थगित कर देना पड़ा था, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड को। ठीक है, और एक और जो 1916 का बाकी रह गया, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1916 में। 1916 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1916 में, इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब आगे आते हैं 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी के सभी जो भी डेट हम आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरी बात, कि अगर आपसे पूछे कि प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1526 को हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कब हुआ था, 1556 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था, 1761 में हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तीनों पानीपत की युद्ध को। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए है भाई, कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था। अनुराधा बोल रही कि सर ये डेट याद नहीं रहता है, लेकिन ये डेट याद रहेगा। आप क्या करोगे ना, अब एक दूसरे से आप क्या करो, कनेक्ट करके रखो इसको। कनेक्ट करके जब एक दूसरे से रखोगे तो याद होगा आपको। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं कोई देख के नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे भी ये चीज़ें याद है। याद कैसे है, तो उस डेट से लेकर उस डेट तक याद हो जाता है। जब आप उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाता है। सारी चीज़ें तो मुझे भी याद नहीं है, ये चीज़ तो कंफर्म है, लेकिन इतनी चीज़ें आपकी याद हो जाती है जब आप उससे एक दूसरे से क्या करते, कनेक्ट करते हो, उसको जोड़ते हो, तो याद हो जाती है आपको। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, तो भाई चलिए इसका राइट आंसर खोजते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने। ये तो जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, और महात्मा गांधी जी को उन्होंने ही खलास कर दिया था। ठीक है ना, यानी कि गुरुदेव की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी को ही उन्होंने खत्म किया था। चलिए अगला है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी थी जो उन्होंने त्याग दी थी, बताइए। ब्रिटिश ने क्या दिया था आपको पता है ना, केसरी हिंद किसने दिया था, या अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन उसको क्या किया था, गांधी जी ने उसको त्याग दिया था, यानी कि उसको नहीं रखा था केसरी हिंद की उपाधि। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के दौरान जो नारा दिया गया था कि करो या मरो, उस नारा को किसने दिया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय जो नारा दिया गया था कि करो या मरो, डू एंड डाई, ये क्या था ना, डू एंड डाई, करो या मरो, किसने नारा दिया था। और इसी से एक आपका बनेगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी कि समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए आप लोग पढ़िए, ठीक है ना।
क्योंकि समय आपका इंतजार नहीं करेगा और समुद्र की लहरें भी आपका इंतजार नहीं करेगी। इसलिए कहा गया कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। तो करे या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने? डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? वह कौन व्यक्ति थे भाई कि जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे क्या दो? खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे क्या करूंगा? आज़ादी दूंगा। वह कौन से व्यक्ति थे? बहुत सिंपल है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। चलिए, जिनका सबसे पहले आंसर आएगा मैं उनका नाम जरूर लूंगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि आप ऐसे जियो जैसे कि समझो यह आपका आखिरी दिन है। ऐसे जीना है आपको कि अंदाज में कि यह आपका आखिरी दिन हो, और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित हैं। यह किसने कहा था? कौन से व्यक्ति कहा था? भाई देखिए, बहुत अच्छी बातें कही थी, और यह किनके द्वारा कही गई थी इसको जानना जरूरी है। वो भी महान व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे ना। और महान व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी जी। बहुत चलिए, इन्होंने कहा था कि ऐसे जियो जैसे कि आपका आज आखिरी दिन है, ठीक है, और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, जिनकी एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला कि विश्वमार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखो, विश्वमार्क ऑफ इंडिया की बातें आ रही है तो ये किसको बोलते हैं? विश्वमार्क ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को तो सरदार की उपाधि दिया गया, सरदार बोलते हैं। और अगला है सरोजिनी नायडू या फिर ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो भाई बताइए कि जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं वो किस व्यक्ति को बोलते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया की बातें हो रही है, तो बता दीजिए आप लोग कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर लोकमान्य तिलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनका सबसे पहले आंसर आएगा मैं उनकी आंसर को यहाँ पे पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है? ये सभी किसने कहा था? एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूं। देखिए, हमारी बात मान लीजिएगा, कम से कम महात्मा गांधी कह रहे हैं, हाँ, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महावीर, इन सब के बारे में जरूर आप जान लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। आप जरूर पढ़ लीजिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही क्या होता है? उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। किसने कहा था? तो यह बातें दलाई लामा ने कहा था। किसने कहा था? दलाई लामा ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध थे उनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी यानी कि गुजरात में हुआ। लुम्बिनी यानी कि अभी जो वर्तमान में बात है तो वो नेपाल है, वहाँ पे हुआ था, नेपाल में, ठीक है। पहले नेपाल तो अपना एक ऐसा ही था ना। चलिए, तो बताइए, हम वह है जिसे अपने विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। इस क्वेश्चन को छोड़ो, क्वेश्चन नंबर कितना है उसको छोड़ो, सॉरी। चलिए, अब इसका बताइए अगला क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 31 कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था, यानी कि नई दिल्ली को जिसने बनाया था, जिसको उसने डिजाइन किया था, उसका नाम बताइए। चलिए, अली हसन खान बोल रहे हैं कि एमपी से बीएड कर लो दोस्तों, 72,000 में। कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं। चलिए, किरण बोले कि सर मुझे दिख नहीं रहा है। भाई ऐसा समस्या क्या आप लोग को है? देखिए, दिख रहा है किरण, आप क्या कीजिए, आप एक बार बैठ जाइए और आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हो सके आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम, हमारे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से सब कुछ क्लियर है, आपके यहाँ से थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? कह रहे हैं कि उस वास्तुकार डिजाइन का नाम बताए, वह उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि किसने? सर एडविन लुटियस ने, ठीक है। सर एडविन लुटियस ने क्या किया था? दिल्ली को डिजाइन किया था। जो नई दिल्ली है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियस ने, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण जो है किस अवधि के दौरान हुआ था? देखिए, दिल्ली का जो संसद भवन है उसका निर्माण कब हुआ था, ये बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 32, बताइए कि दिल्ली में जो संसद भवन है उसका निर्माण कब किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32। टोटल क्वेश्चन हम लोग 35 तक करेंगे, ठीक है ना। 35, 3 इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आप बताइए कि दिल्ली में संसद भवन का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 1921 से लेकर 1927 तक। तो दिल्ली में संसद भवन का जो निर्माण हुआ था वह भाई कब हुआ था? वह 1921 से लेकर 1927 ईस्वी तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसको हटा दो आप, कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व जो है किसने किया था? आपको पता है कि एक दांडी यात्रा भी हुआ था। दांडी यात्रा क्यों हुआ था? देखिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के तट पे पहुंचकर समुद्र के तट से पानी निकालकर और सरकार को यह बताना कि जो नमक पर जो आप टैक्स बढ़ाते हैं वह गलत फैसला है, ठीक है। इसलिए दांडी यात्रा शुरू हुआ था, और जो कि गुजरात में था। तो तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व जो किसने किया था, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजागोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या? इतना ही रहने दे आप। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से वर्ष भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ था? देखिए, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो आपको पता है कि कौन कौन सी ईस्वी में हुआ था? देखिए, 1947 में तो युद्ध हुआ था ना,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक का युद्ध नहीं हुआ था? 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध तो हुआ था ना, 1971 में भी हुआ था, लेकिन 1962 में नहीं हुआ था। भारत पाक की अगर युद्ध की बात करें तो 1962 में नहीं हुआ था, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन रखेंगे हम लोग। और भी क्वेश्चन है, क्या कर लीजिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा जो राज्य था वह क्या था, किसके कब्जे में था? देखिए, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था। जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद गोवा की बात करें तो वह कौन सा था? भारतीय, पुर्तगाली, डच या फिर ब्रिटिश? तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेते हैं, समय है तो। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य जो था वह क्या था भाई? भारतीय था, पुर्तगाली था, डच था या फिर ब्रिटिश था? तो राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुर्तगाली था। ठीक है ना, समझ गया? चलिए, अब किसी को कोई समस्या तो आप लोग कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध की बातें आ रही है तो 1971 में तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ नहीं था, लेकिन उसके पहले 1965 में भी हुआ था। कब हुआ था? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। चलिए, क्या दिखते हैं आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत पाकिस्तान जो है ताशकंद समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता के बारे में आपको पता है ना? जो ताशकंद समझौता हुआ था वह कब हुआ था? 1965 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, 1965 में हुआ था ताशकंद समझौता। हालांकि बांग्लादेश जो अलग, जो भारत से अलग हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो वह कब हुआ था? बांग्लादेश कब अलग हुआ था? क्या आप लोग आपस में बातें करते हैं? तो बांग्लादेश कब हुआ था? 1971 में हुआ था ना। वो किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखिए, 1971 में बांग्लादेश अलग बना था। वो किससे टूटा था? तो बांग्लादेश जो टूटा था वो किससे? तो भारत से टूटा था। भारत से नहीं, पाकिस्तान से टूटा हुआ था। तो बांग्लादेश किससे टूटा हुआ था? पाकिस्तान से टूटा हुआ था, जो 1971 में। अगला है कि पहला एंग्लो वर्मा युद्ध जो है कब हुआ था? देखिए, पहला अगर वर्मा एंग्लो युद्ध की बात करें तो यह 1824 से लेकर 1826 में हुआ था। जो पहला एंग्लो वर्मा, देखिए वर्मा क्या है? वर्मा देश था। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? इसका नया नाम क्या है? म्यांमार है। म्यांमार है। वर्मा का नया नाम क्या हो गया? म्यांमार हो गया है। और जो पहला अगर बात करें एंग्लो वर्मा युद्ध की तो वह 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था। ठीक है, वह पहला वर्मा युद्ध हो गया था। अब आइए आगे देखते हैं कि कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, माफ कीजिए, क्या था? 1971 में बता दिया, तो 1972 होगा इसका आंसर। बांग्लादेश जो है अलग संसदीय लोकतंत्र बना था 1972 में। ठीक है, 1972 में बना था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई कि भारत पाकिस्तान जो कारगिल युद्ध हुआ था कोड का नाम डैश था। देखिए, जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, जो कारगिल युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध का जो नाम था भाई क्या था? उसका कोड क्या था? कोड क्या था? क्या था उस कोड का नाम? उस कोड की नाम की बात करें तो क्या था भाई? उस कोड का नाम था ऑपरेशन विजय था। क्या था? ऑपरेशन विजय था। चलिए अब एक एक करके